कोई ऐसी कुमार जी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बसपा ने भारतीय जनता पार्टी का लाभ लिया जी, ठीक उसी तरह से नवीन पटनायक ने भी, बीजू जनता दल ने भी, अच्छा विजय जी, भारतीय जनता पार्टी का अच्छा विजय जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेडी ने आपका फायदा उठाया। जी ये बात बोलते हैं विजय जी कि उनका भारतीय जनता पार्टी ने उनका लाभ लिया था, तो यह बात बिल्कुल असत्य है। अच्छा विजय जी एक सेकंड जरा सुनिए जरा। आप कह रहे हैं कि बीजेडी ने आपका फायदा उठाया, अलग हो गए। जेडीयू ने अभी तक आपका फायदा उठाया, अब अलग होने की बात करते चले आ रहे हैं। गठबंधन की दुहाई आप लोग लगातार देते रहे और यूपीए सरकार पर आप आरोप लगाते हैं कि यूपीए को गठबंधन की सरकार चलाने का तजर्बा नहीं है, उन्हें गठबंधन की जो बेसिक्स है वो नहीं जानते हैं वो। लेकिन आज आप भी तो वही हैं, आप में और यूपीए में क्या फर्क है फिर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो एनडीए की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका थी, यह भूमिका एक बड़े भाई की थी और जो अन्य छोटे छोटे दल थे, क्षेत्रीय दल थे। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। अन्य पार्टियां ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके अपने कंपल्सन होते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश का एक विराट स्वरूप को देखते हुए अपनी नीतियों का और अपने एजेंडा को बनाना होता है। ऐसे में अगर इन छोटी छोटी पार्टियों के लोग अगर अपने निजी एजेंडे की बात करते हैं तो यह एक अवसरवादिता का ही परिणाम है और उसका ही एक बेस्ट उदाहरण है। इसे पूरा देश देख रहा है जी। और अब जनता के मन में भी बातें आ गई हैं कि क्षेत्रीय दलों की वजह से किस प्रकार से राष्ट्रीय हित का अनदेखी हो रहा है और यूपीए जैसे विजय जी गठबंधन की सरकार आप जिस तरफ संकेत कर रहे हैं वही गरीबों को तो भूखा मार रही हैं पर घोटालों से अपना पेट भर रही हैं। बिल्कुल विजय जी, आप जो बात कह रहे हैं उसी पर हम अब अगली चर्चा अपनी शुरू करने जा रहे थे। दरअसल कि क्या वाकई में अब वक्त ऐसा आता हुआ दिख रहा है जहां पर कि दो बड़े दलों की राजनीति के अलावा अब तीसरे मोर्चे की जगह बनती हुई दिखाई दे रही है? क्या यही वास्तविकता बनती हुई दिख रही है? ये एक बड़ा मसला अब हमारे सामने आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दोपहर सामना के संपादक, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा एक छोटी सी रिपोर्ट अभी हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि दरअसल बिहार में क्या बनता हुआ दिख रहा है। अगर नीतीश कुमार, जिन्होंने 14 तारीख के बाद अपने तमाम अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर दिया है, सरकारी जो उनके अपॉइंटमेंट्स हैं उनको, अगर इस पर आगे बढ़ते हैं और जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू के बीच में खटास बढ़ती चली जा रही है, ये वहां पर संबंधों में दरार ही नहीं बल्कि टूट को ले आती है, तो वहां पर क्या होगा? बिहार में जेडीयू की सरकार अपने दम पर चल सकती है, कम से कम अंक गणित यही बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ निर्दलियों के सहारे की जरूरत है जो कि उन्हें बहुत आसानी से मिल सकता है। और ऐसे में संभवतः कांग्रेस अगर चाहे तो कांग्रेस भी वहां समर्थन के लिए सामने आगे आ सकती है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बात करते हैं कि दरअसल क्या वक्त आ गया है एक तीसरे मोर्चे के गठन का, क्योंकि इसके लिए भी जोरदार कवायद हो रही है। पहले रिपोर्ट फिर चर्चा आगे। सर, गठबंधन को लेकर बयान लोग देंगे नहीं तो आप चलाइएगा क्या? क्या लगता है, मतलब मुख्यमंत्री जी क्या लगता है, मतलब इससे बयान? जेडीयू के मुखिया शरद यादव बेशक कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पार्टी का चेहरा बन चुके नीतीश की ये चुप्पी काफी कुछ कह जाती है। नीतीश कुमार से जब बीजेपी के साथ रिश्तों पर सवाल पूछा गया तो वो इसको दरकिनार करके निकल गए। लोग देंगे नहीं तो आप चलाइएगा क्या? क्या लगता है, मतलब इस विवाद के बीच जेडीयू की पहली कोशिश बिहार में सरकार को अपने पैरों पर खड़ा करने की है। बिहार विधानसभा के अंकगणित पर नजर डालें तो कुल 243 सीटों में जेडीयू के पास 118 सीट हैं, जबकि सहयोगी बीजेपी के पास 91 सीट हैं। विपक्षी आरजेडी के पास 22, कांग्रेस के पास 4 और अन्य 8 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए सदन में सीटों की जरूरत होगी कुल 122 सीट की, जो जेडीयू की 118 सीट से 4 सीट कम है। यानी अगर उन्हें 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल जाता है तो जेडीयू बीजेपी से अलग सरकार बना सकती है। खबर ये है कि इसके लिए जेडीयू के बड़े नेताओं को निर्दलीय विधायकों से बातचीत के लिए लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, जेडीयू के तमाम विधायकों को भी पटना पहुंचने के लिए कहा गया है।
लेकिन इस पूरे सियासी ड्रामे पर जेडीयू की तरफ से कोई खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन निर्दलीय विधायक कह रहे हैं कि वो सरकार के साथ हैं। वैसे आप कहेंगे कि हमारी अपनी स्थिति, क्योंकि मुझे अभी किसी से बात नहीं है, तो मैं अपनी स्थिति के विषय में बता रहा हूँ कि मैं तो नीतीश जी के साथ हूँ ही। जब तक मैं तीर को थाम लिया हूँ। सवाल ये है कि 17 साल पुराने इस अटूट रिश्ते में अचानक ऐसा क्या हो गया जो दोनों पार्टियों में तलाक की नौबत आ गई। क्या इसके पीछे सिर्फ अकेले नरेंद्र मोदी बड़ी वजह है, या फिर खुद जेडीयू कोई नया ठिकाना तलाश रही है और बंदूक नरेंद्र मोदी के कंधे पर रखकर छोड़ी जा रही है। पटना से श्याम सुंदर, सुशोभित, न्यूज नेशन। बगावती तेवर काफी साफ दिखाई दे रहे हैं जेडीयू के, और इसमें अब लगता नहीं है कि इस दो फाड़ को कोई वास्तविकता में रोक सकता है, जब तक कि ये बात सामने ना आ जाए कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच, वरिष्ठ नेताओं के बीच कोई ऐसा तालमेल बैठे जो कि इस गठजोड़ को बनाए रख सके। इसके साथ साथ अब एक जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये कि तीसरे फ्रंट की, तीसरे मोर्चे की लगातार चर्चाएं जो धीरे धीरे गाहे बगाहे चलती रही हैं, अब बहुत ज्यादा सरगर्मी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इस पर चर्चा शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट जरा देखिए कि क्या संभावनाएं हैं तीसरे मोर्चे की, और क्या ये वाकई में वास्तविकता बन सकती है, या यूं कहें कि दरअसल ये मजबूरी की राजनीति होगी। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। साल 1997 में इंद्र कुमार के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की आखिरी सरकार बनी थी। इसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में एनडीए की सरकार आई। तीसरे मोर्चे के छत्रप समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियां मई 2004 में बने यूपीए गठबंधन में शामिल हो गयीं। उसके बाद से ही तीसरा मोर्चा सरकार में आने के लिए लगातार संघर्ष करता रहा है, लेकिन अब एनडीए की उठापटक के बाद थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट फिर से तेज होने लगी है। 2014 या 2013 जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे, उस चुनाव के बाद असली स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और ये अब तय हो गया है कि माइनस बीजेपी और माइनस कांग्रेस जो पार्टियां हैं वो इस देश में लोकसभा के चुनाव में बहुमत में आएंगी। तीसरे मोर्चे पर हालांकि अभी जेडीयू का स्टैंड साफ नहीं है। एक खबर ये है कि वो तीसरे मोर्चे का हिस्सा बन सकती है, लेकिन पार्टी के महासचिव केसी त्यागी की ममता बनर्जी से मुलाकात ने नए समीकरणों को जन्म दे दिया। हम लोगों ने पुरानी बातें की, उन्होंने नीतीश जी से और पटनायक जी से बातचीत की। जो उनका फॉर्मूला है फेडरेशन ऑफ द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द थर्ड फ्रंट, वो उन्होंने दोनों को रखा। मिशन 2014 से पहले ही तीसरे मोर्चे की पार्टियां दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशने में जुट गई हैं। माना जा रहा है कि इस मोर्चे में समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, जेडीएस और टीडीपी के शामिल होने की संभावना है। लेकिन थर्ड फ्रंट की इस मुहिम पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने सवाल खड़ा कर दिया है। जे मेजर पक्ष आहेत काँग्रेस आणि बीजेपी, ते स्वतःच्या ताकदीने बहुमत मिळण्याच्या परिस्थितीत नाही। अन्य पक्ष आहेत, कुठे डीएमके असेल, एआयडीएमके असेल, तृणमूल काँग्रेस असेल, पटना जनता पार्टी असेल, मुलायम सिंह असेल, मायावती असेल, हे सगळे जे पक्ष आहेत। तीसरा मोर्चा इतनी बार बना और बिखरा है कि अब इसके अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। मोर्चे के बड़े पुरोधा रहे मुलायम सिंह यादव ही 2 बार फ्रंट से अलग होकर कांग्रेस सरकार को समर्थन कर चुके हैं, जबकि लेफ्ट ने सरकार से अलग होकर विपक्ष में बैठना ही मुनासिब समझा। टीम न्यूज नेशन। अगर हम तजर्बे की बात करें तो तीसरे मोर्चे का तजर्बा हमारे भारतीय राजनीति के लिए हमेशा बहुत ही खराब रहा है, लेकिन हर बार इसकी बातें और चर्चाएं बहुत आम रही हैं। राहुल जी, आपने भी इस तजर्बे को बहुत अच्छे से देखा है और ऐसे कई नेताओं को आप बखूबी पर्सनली जानते हैं जिन्होंने इस तरह के मोर्चे में सक्रिय भूमिका निभाई है। क्या आपको लगता है कि भारतीय राजनीति में तीसरे मोर्चे की बात एक वास्तविकता बन सकती है?
देखिए, वैसे तो राजनीति में भविष्यवाणियां करना हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन जो संभावना अभी है, और आपने जैसे आपकी रिपोर्ट ने भी बताया कि इस देश को तीसरे मोर्चे के नाम पर जो अनुभव अभी तक हुए हैं सरकारों के और उनके बनने की प्रक्रियाओं के भी, वो घोर दुखद रहे हैं और बहुत भारी संकट हैं। हम ये देखते हैं कि हर बार चुनाव आने से पहले ऐसी पार्टियां जो किसी भी दोनों गठबंधनों से आसपास बाहर होती हैं या उनसे बाहर निकलने की प्रक्रिया में होती हैं, असंतुष्ट होती हैं, वो तीसरे मोर्चे की संभावना की बात उठाती हैं। एक तरह से वो सत्तारूढ़ दल या अपने गठबंधन पर दबाव बनाती हैं। ज्यादातर ये सत्तारूढ़ दल पर दबाव, गठबंधन पर दबाव बनाने के लिए होता है ताकि सौदेबाजी जरा बेहतर की जा सके। लेकिन हम देख चुके हैं और इस बार भी जो घटक, उसके संभावित घटक देख रहे हैं जी, वो आप हमको बताते हैं कि दो तीन बड़ी कोई एक विचारधारात्मक एकता इन सभी किसी पार्टी में नहीं है जी। सभी पार्टियां कभी न कभी किसी रूप में या तो बीजेपी के साथ रही हैं या वो कांग्रेस के साथ रही हैं जी। और जो जिन लोगों को, पार्टियों को मिलाकर ये गठबंधन बनाने की बात हो रही है, तीसरा मोर्चा, वो राज्यों में अक्सर कई पार्टियां एक दूसरे से लड़ाई की स्थिति में हैं और वो तीसरे की वहां पे गुंजाइश नहीं है। तो ये एक बहुत, मैं कहूंगा, अव्यावहारिक और कोई बिल्कुल सिद्धांतहीन जी, केवल शुद्ध अवसरवादी कोशिश है जी। और इससे मुझे कम से कम निजी तौर पर कोई इसके साकार होने की संभावना फिलहाल नहीं दिखती। हम ये जानते हैं कि इसमें से ज्यादातर लोग जो इसकी बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव हों या वो ममता हो या वो नवीन पटनायक को, खासतौर पे मुलायम सिंह, उनकी निजी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हैं या महत्वाकांक्षाओं और व्यक्तित्वों के टकराव ज्यादा हैं। बिल्कुल, कई अहम और महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर उठाई हैं। और साबिर अली जी, जेडीयू के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ साथ प्रसन्ना जी भी हमारे साथ हैं। तो प्रसन्ना जी, शुरुआत आपसे करते हैं। बीजेडी ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी हैं। कांग्रेस के साथ जाना आपके लिए संभव नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। राहुल जी ने साफ तौर पर कहा तीसरा मोर्चा दरअसल अवसरवादिता का एक बहुत बड़ा अखाड़ा बन जाता है और साथ ही साथ व्यक्तित्व की वजह से या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से तीसरे मोर्चे की बात होती है। बीजेडी क्या करेगी? आपको मालूम है नवीन जी आज यहाँ पे जो नारा दिया था, ये नारा देश प्रेम के लिए है। उन्होंने कहा था किसके साथ अभी लेना देना नहीं, संबंध नहीं है। उन्होंने कहा था अपना स्टेट को उठाने के लिए, उत्थान के लिए, अभ्युत्थान के लिए उसका प्रयास निरंतर जारी है और इंडिपेंडेंट ही फंक्शन इंडिपेंडेंटली। सो देखेंगे क्या होगा भविष्य में, लेकिन हमारा स्थिति, हमारा स्टेट में इतना मजबूत है। नहीं, यहाँ राज्य की बात नहीं चल रही है ना प्रसन्न जी, बात यहाँ राष्ट्रीय राजनीति की हो रही है। मालूम है। तो राष्ट्रीय राजनीति में आप चुपचाप नहीं बैठे रह सकते। राष्ट्रीय नहीं, मैं इसीलिए मैं इसके कोई आई नेवर लाइक टू एनक्रोच अपन अबाउट एनी पॉलिटिकल, या तो ये ब्लैक नहीं, आज जो नारा यहाँ दिल्ली में दिया गया है जी, ये साथ मेरा सहमत है। नवीन जी जो कुछ कहा, खुलम खुला घोषणा भी किया कि हमारा कांग्रेस के साथ संबंध नहीं है और बीजेपी के साथ संबंध नहीं है, हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे हमारा स्टेट को उत्थान के लिए। यही चलिए, तो आप एक तरह से सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की बात यहाँ कर रहे हैं। विजय जी, आपकी टिप्पणी है कि ये सिर्फ अवसरवादिता है। जरा साबिर अली जी से भी इस बारे में बात कर ही ली जाए। साबिर अली साहब, जेडीयू क्या करेगा? आप नरेंद्र मोदी को लेकर अलग होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, कम से कम आप लोगों के बयान ऐसे ही दिख रहे हैं। रास्ता बहुत ज्यादा एनडीए के साथ आपका बनता हुआ दिख नहीं रहा है, तो तीसरे मोर्चे की बात करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, हमारे पार्टी के तरफ से तीसरे मोर्चे की अभी कोई बात करने की मैं समझता हूं कि उचित समय नहीं है। नहीं, उचित अभी सिर्फ देख रहे हैं कि उचित समय तो नहीं है साबिर अली जी, लेकिन अब रास्ता क्या है आपके पास? या तो आप ये कह दें कि आप यूपीए के साथ, कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, या फिर आप ये कहें कि नहीं, हम एनडीए में बने थे वहीं बने रहेंगे, और नहीं तो फिर तीसरे मोर्चे की बात। इसके अलावा चौथा विकल्प है क्या आपके पास? नहीं, ऐसा है। इलेक्शन अभी दूर है और राजनीति में संभावनाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं।
2014 इलेक्शन डिक्लेयर होने में बहुत समय है अभी, और अभी हमारे पास जो स्थिति है वो ये तय करना है कि हम एनडीए में रहें या नहीं रहें। इसलिए पहले 2-3 दिन का और समय है हमारे